नमस्कार। हिंद किसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। मेरे साथ आज खास दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कंवलप्रीत सिंह पन्नू जी, जो कि कन्वीनर है पंजाब किसान संघर्ष कमेटी के, और हमारे साथ हरियाणा से हैं विकल्प आचार्य जी, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तीन कृषि कानून को लेकर देश में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है और जो किसानों का आंदोलन है, वो पंजाब और हरियाणा में बोला जा रहा है कि ये दोनों राज्य एक जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं और गढ़ बने हुए हैं। उसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि विरोध के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। दशहरा पर जो विरोध के नए तरीके सामने आए, उस पर विकल्प जी सबसे पहले आप बताएं कि क्या कुछ हुआ और इससे किस तरह से पूरे आंदोलन को बल मिल रहा है। और जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, राजनीति भी हावी हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अनेका जी, आजादी के आंदोलन के बाद जो 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद यदि देश में सबसे बड़ी क्रांति आने जा रही है तो वो इन तीन किसान कानूनों के कारण, जो काले कानून है, उसके कारण इस किसान क्रांति की शुरुआत हरियाणा पंजाब से हुई है, जो धीरे धीरे आग पूरे देश में फैलती जा रही है। क्योंकि किसान वाकई गुस्सा है। इसमें नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। जिस प्रकार आजादी के आंदोलन में असहयोग आंदोलन था, नमक कानून तोड़ने का आंदोलन था, अलग अलग तरीके अपनाए गए। इसी प्रकार हमारे पंजाब के साथियों ने, पानू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले इन्होंने कॉर्पोरेट के ऊपर चोट करने की कोशिश करी। रिलायंस के पेट्रोल पंप, उनके जो शोरूम्स थे और जो टोल टैक्स थे, उसके ऊपर सबसे पहले चोट मारी। रेलगाड़ियों को रोका। उसे देखते हुए हरियाणा के अंदर भी रोड जाम की स्थिति स्टार्ट हुई। और अब जो रावण को जलाने का तरीका था, अनिका जी, एक जो हम रावण को जलाते हैं, जो हजारों सालों से हमारी परंपरा है, वो ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को जला रहे हैं। उसके अंदर जो बुराइयां थी, जो वो अपनी जनता के बारे में बुरा सोचता था, जो वो नारी जाति के बारे में बुरा सोचता था, उन बुराइयों को याद करने के लिए कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो इसी ध्येय को हमने मन में रखे कि मोदी साहब को देश की आजादी के 70 सालों में बहुत प्रचंड बहुमत देश के किसानों ने दिया, लेकिन वो अपना राज धर्म भूलकर, जनता धर्म भूलकर, जब उन्होंने किसानों को कॉर्पोरेट के हाथों में बेचने की कोशिश करी, तो देश के सभी किसान संगठनों ने यह राय की कि हम नरेंद्र मोदी का पुतला नहीं फूंक रहे। हम जो उनका कॉर्पोरेट के प्रति प्रेम है, हम जो उनकी किसान विरोधी नीतियां हैं, हम जो किसानों के हितों को अनदेखा कर रहे हैं, हम जो वो सार्वजनिक उपक्रम जितने भी है उनको लगातार कॉर्पोरेट हाथों के में बेचे जा रहे हैं, जो वितरण प्रणाली है जिससे गरीब मजदूर को सस्ता अनाज मिलता था, उसके लिए जो उन्होंने पहला कानून बनाया कि लिमिट जो खत्म करी, उसके खिलाफ हमने ये जो दशहरे के ऊपर पूरे देश के अंदर आप देखें, खबर सिर्फ हरियाणा पंजाब की आपके पास, और सरकार भी चाह रही है कि खबर सिर्फ हरियाणा पंजाब से आए। ऐसा नहीं है। हमारे संगठन ने बिहार के अंदर लगभग 98 जगह पर रावण का पुतला जलाया। इसी प्रकार आप राजस्थान का उदाहरण देखें तो मेरी जानकारी के अंदर, जो मेरे पास पिक्चर्स वीडियोस हैं, लगभग 250 जगह पर। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर 300 से 350 जगह पर रावण का दहन हुआ। ये केवल एक सरकार को जगाने की कोशिश है कि सरकार आप भी जाग जाए, जब देश की जनता अपने राजा का, अपने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने लग जाए, जिसे ये मीडिया, जो मोदी मीडिया ऐसा दिखा रहा था, जर्मनी में इनका स्वागत हो रहा है, अमेरिका में भी स्वागत हो रहा है, यूरोप में भी स्वागत हो रहा है, उसी देश के प्रधानमंत्री का यदि देश के किसानों के अंदर इतना गुस्सा है कि वो अपने जनप्रिय प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने पर उतारू हो गए, इतना उत्साह किसी दशहरे पर नहीं देखा गया जो जिस उत्साह और जिस गुस्से के साथ देश के किसानों ने कल पुतला जलाया है। तो हमारी एक कोशिश थी कि सरकार आप भी अपनी आंखें खोले, इन तीनों कानूनों को वापस ले और लाभकारी मूल्य जो एमएसपी है, एमएसपी, पानू साहब हमारे साथ जुड़े हुए, एमएसपी तो हरियाणा पंजाब को 35-40 सालों से मिल रहा है, लेकिन हरियाणा पंजाब के किसान के ऊपर सबसे अधिक कर्जा है। तो हमें लाभकारी मूल्य की मांग जोड़नी पड़ेगी। लाभकारी मूल्य जो कि हमारी फसलों की असल कीमत जो है सीएसीपी निर्धारित कर रही है, वो किसानों की असली पैदावार की लागत नहीं है। तो हमें लाभकारी मूल्य का कानून बना के दे, लाभकारी मूल्य से नीचे खरीदने को अपराध बनाया जाए। इसी सिलसिले को लेकर जो कल का प्रोग्राम था वो पूरे देश में बहुत जबरदस्त कामयाब रहा। पन्नू जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से विरोध के नए तरीके सामने आ रहे हैं दशहरा पर, जिस तरह से जो अपनी परेशानी है उसकी तरफ किसानों ने ध्यान खींचने की कोशिश की और दशहरा को एक नए तरीके से मनाया गया, इस पर राजनीति हावी हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी जी का बयान आता है कि देखिए किस तरह से किसान इतने रोष में है, गुस्से में है, उनकी बातें सुनिए, उनसे बात कीजिए, वो क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि ये फासिज्म
का दावा करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ पुतले फूकने जैसी बातें करते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ किसानों के अपने मुद्दे हैं और उन पर कहीं ना कहीं राजनीति हावी हो रही है? क्या कहेंगे आप? दशहरे तक 25 तारीख को जहाँ जो हमारे पंजाब में आंदोलन चल रहा है उसके कई रूप हैं। 25 तारीख को जो आंदोलन चला कारपोरेट की नीतियों के खिलाफ, मोदी की जो कारपोरेट के लिए नीति बनी जो उसने बनाई है उसके खिलाफ चला। तो जो बुराइयां रावण में देखी जाती है वो बुराइयां हम मोदी सरकार में देख रहे हैं, वो बुराइयां हम कारपोरेट घरानों में देख रहे हैं जिनकी आंख किसानों की जमीन पर है। वो एक देश एक मंडी कहकर सारे देश की मंडी को कारपोरेट घरानों को दे रहे हैं। ऐसे ही ये बात कह करके एमएसपी लागू रहेगी, ये झूठ बोला जा रहा है। एमएसपी लागू रहे जब सरकारी खरीद नहीं होगी। मक्की पर एमएसपी 1850 रुपए थी, तो पंजाब की मंडियों में मक्की 600 से लेके 800 रुपए क्विंटल तक बिकी है। जब ये एमएसपी तो रहेगी, सरकारी खरीद नहीं रहेगी, तो प्राइवेट जो व्यापारी है, कारपोरेट घराने हैं, वो अपनी मनमर्जी का दाम किसान को देंगे, उसकी फसल लूट लेंगे। इसीलिए जो 25 तारीख को फॉर्म नवी फार्म एक ली गई संघर्ष की, वो फार्म थी कि रावण की बुराई तो है लेकिन मोदी की जो बुराई है, कारपोरेट घरानों की जो बुराई है, वो हमारे लोगों का रोजगार छीन रही है, वो हमारे किसानों की जमीन छीन रही है, वो हमारे किसानों का जो खेती का उद्योग है इसको तहस नहस करने जा रही है। इसीलिए जो दशहरे का नया रूप आंदोलन का एक आया वो सरकार को जगाने के लिए था। सरकार अभी टस से मस नहीं हो रही, उसको जगाने के लिए नवे नवे संघर्ष के रूप और आएंगे, नवे नवे पड़ाव और आएंगे। तो हम ये जो 3 कानून हैं जो किसानी को तबाह करने वाले हैं, इन कानूनों को वापस कराने के लिए संघर्ष के नए रूप तय करेंगे। जी, ये और बात बताएं कि रेलवे ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि माल गाड़ियों से जो किसान का जो ये आंदोलन है, रेल रोको आंदोलन, खासतौर से पंजाब ने, तो उन्होंने बोला है कि अब माल गाड़ियों की एंट्री नहीं करेंगे। वो एक तरह से किसानों के हित में ये फैसला, मगर दूसरी तरफ हाल ही में अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये फैसला लिया था क्योंकि किसानों को ही जो डीएपी है और जो फर्टिलाइजर है वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह की बाधाएं आ रही हैं, आप इस गतिरोध को कैसे सॉल्व होता देखते हैं? हमने 22 तारीख को ये फैसला कर लिया था कि हम जो रेल पटड़ियां हैं वो खाली कर देंगे। 22 तारीख को हमने वो रेल पटड़ियां खाली कर दी। जो हमारे लोग थे, जो हमारे धरने थे, वो हम उठाकर प्लेटफार्मों पर ले गए हैं। तो हमने माल गाड़ियों को लंघा दे दिया है, माल गाड़ियों को चलने के लिए कह दिया है कि हम उनको रोकेंगे नहीं। मोदी सरकार वो एक नई टसल पैदा करनी चाहती है। मोदी ने ये कहा है कि पंजाब में माल गाड़ियां नहीं चलने देंगे, उतनी देर नहीं चलने देंगे जितनी देर तक यात्री गाड़ियां नहीं चलेंगी। हम यात्री गाड़ियां नहीं चलने देंगे। माल गाड़ियों में फर्टिलाइजर आना है, माल गाड़ियों में जरूरी वस्तें आनी है। इसीलिए हमने 5 नवंबर तक माल गाड़ियों को लांघा देने का फैसला किया है। 4 नवंबर को हमने अपनी मीटिंग कॉल की है किसान जथेबंदियों की, उसमें अगली जो रणनीति है वो हम तय करेंगे। जी, विकल जी, हरियाणा में किस तरह की स्थिति, दशहरा में हमने जिस तरह का विरोध के नए तरीके देखे, आगे भी किस तरह की रणनीति बन रही है? और दूसरी बात, क्या आप इस चीज को मानते हैं, आपने अभी खुद ही बोला कि पूरे देश से आवाज उठ रही है, सिर्फ ये पंजाब और हरियाणा को गढ़ बताया जा रहा है, उसके पीछे एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, इसके पीछे क्या साक्ष्य देखते हैं आप? क्योंकि सचमुच तस्वीरें सिर्फ पंजाब और हरियाणा से ही सामने आ रही हैं। देखिए, बहुत तेज सरकार है ये। प्रधानमंत्री जो है
वो किसी भी आंदोलन को चाहे जाति का रूप देकर, चाहे धर्म का रूप देकर, चाहे किसी अभिनेता की आत्महत्या के रूप में उस चीज को दबाना चाहते हैं। लेकिन आजादी के आंदोलन के बाद, जैसे मैंने बताया, ये अंदर का गुस्सा है जो किसान को हम 70 सालों से लगातार अपने विरोध में जितने भी काम किए जा रहे थे, जो 70 साल से उस कौम ने गुस्सा दबाया हुआ था, वो गुस्सा एकदम फट चुका है। जहां तक हरियाणा के आंदोलन की बात है, पंजाब के साथी हमारे से काफी आगे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर हमारी दिक्कत जो पंजाब के साथियों को भी थी, लेकिन हरियाणा में खरीफ का सीजन बिल्कुल टॉप पर चल रहा है, किसान खेतों के अंदर है, तो 5 दिनों के अंदर जो किसान है वो बिल्कुल पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा और पंजाब के किसान संगठन मिलकर जो ये लोग कह रहे हैं कि देश में आंदोलन नहीं चल रहा, देश में मेरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश के साथियों से बात होती है, वो आंदोलन को तेज करने में और वहां नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं। आप जैसे बिहार का उदाहरण लीजिए, वहां हमेशा प्रादेशिक पार्टियों का राज रहा पिछले 30 साल में, तो वहां किसान संगठनों को खड़ा नहीं होने दिया गया। जितनी मजबूती से हरियाणा पंजाब के अंदर किसान संगठन है, इसी प्रकार यूपी का उदाहरण देखे, और हरियाणा पंजाब में आंदोलन उग्र होने का एक कारण है निका जी, पूरे भारत के अंदर एपीएमसी की जो व्यवस्था है, जो मंडी व्यवस्था है, हरियाणा पंजाब में प्रत्येक 2 गांवों पर एक सरकारी मंडी उपलब्ध है। जबकि आप बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरफ जाओगे तो वहां बिहार में तो खत्म ही कर दी गई एपीएमसी एक्ट 2003 के अंदर, लेकिन जो बाकी राज्य हैं उनके अंदर जिले के अंदर एक कृषि उपज मंडी है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में। राजस्थान का आप उदाहरण देखें तो 1800 गांवों पर एक मंडी है, हरियाणा के और पंजाब के अंदर 1800 गांवों पर लगभग 900 से 1200 मंडियां हैं। तो इसका जो तत्काल प्रभाव और सबसे बड़ा प्रभाव आना था वो हरियाणा पंजाब के किसानों पर आना था, क्योंकि यहाँ भारत में प्रति एकड़ उत्पादन सबसे अधिक है, स्टोरेज की किसान के पास कोई व्यवस्था नहीं है, किसान की जो भूमि है, उपज जोत भूमि है, वो लगातार घट रही है, तो उसके पास एकमात्र उपाय यही होता था कि जैसे ही फसल उसकी खेत में आए, चाहे वो धान की है, चाहे गेहूं की है, चाहे कपास की है, चाहे मक्की की है, वो फसल तुरंत वो मंडी में ले जाकर सरकारी मूल्य पर बेच देता था, तो उसकी कुछ परेशानियां कम होती थी। तो इसको लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा जो बाकी राज्य हैं उन्होंने सरकारी खरीद का शायद इतने सालों में उतना फायदा नहीं उठा पाए जितना कि हरियाणा और पंजाब में मंडी व्यवस्था मजबूत थी। इसके लिए भी आगे हमने हरियाणा और पंजाब की जत्थेबंदियां जो है, जैसे ही हम 5 नवंबर का हमारा चक्का जाम है पूरे देश का, उसके बाद हरियाणा और पंजाब की जत्थेबंदियों के 50-50 लोगों के एक टीम बनाकर सभी राज्यों में अलग अलग भेजी जाएगी, जो वहां के किसान संगठनों से बातचीत करके उन राज्यों के अंदर भी आप देखेंगे इस साल के अंत तक आते आते पूरे देश में इस आंदोलन की आग फैल जाएगी। पन्नू जी ये बताएं कि पंजाब ने एक बहुत ही मजबूत कदम उठाया है। पंजाब सरकार ने अपने विधेयक सामने लेकर आई, एक स्पेशल सेशन बुलाकर, ताकि केंद्र के जो 3 कृषि कानून हैं उनको, उनके असर को निष्क्रिय किया जा सके, उनके असर को कम किया जा सके। अब कुछ इसी तर्ज पर एटलीस्ट जो कांग्रेस शासित प्रदेश अपना स्पेशल सेशन ऐलान कर दिया है 31 तारीख को, और इसी तरह 27 और 28 में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार है। तो सभी, जाहिर सी बात है कि जिस तरह का एक उदाहरण पंजाब सरकार ने जो मॉडल, जो एक्ट्स, जो अपने विधेयक पेश किए, कुछ उसी तर्ज पर होगा, मगर इसमें ऐसी कुछ गैप्स आप देखते हैं जिन पर बारीकी से बात करने की, देखने की जरूरत है, जिससे कि इस पूरे मुहिम को और ज्यादा बल मिले। आपको अनिका जी एक तो मैं उदाहरण बताना चाहूंगा। निखिल जी मैं एक बार पन्नू जी से इस पर उनके विचार मैं आपका जवाब देना चाहता हूं आपकी बात का। जो पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने कानून पास किए हैं उसके पीछे किसान आंदोलन का दबाव था। 25 सितंबर को पंजाब में जो बंद का ऐलान किया था जी, उसको बहुत बड़ा समर्थन मिला था। गांव में, शहरों में हर तबके ने बहुत बड़े कह लो सारी बातों से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठकर उस बंद का समर्थन किया। वो बंद सफल हुआ। उस बंद की सफलता के बाद 29 सितंबर को मुख्यमंत्री पंजाब ने हमारी जथेबंदियों से मीटिंग की, जिसमें हमने ये एक मुद्दा रखा कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, स्पेशल सेशन में इन कानूनों को रद्द किया जाए। तो इस दबाव के चलते कांग्रेस को स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा और उसको इसमें ये बिल पास करने पड़े। ये किसानों के आंदोलन का दबाव है।
जी अब जो जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, इस आंदोलन का सेक सारे देश में शुरू हो रहा है। ते कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देना चाहती जहां से उसे बल मिलता हो। जी वो समझते हैं कि किसानों के आंदोलन की सपोर्ट से, इनकी मदद से हमें बल मिलेगा। वो उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा है। हम अपने खेती के हम अपनी खेती को बचाना चाहते हैं, हम अपनी मंडी को बचाना चाहते हैं, हम अपने किसान को बचाना चाहते हैं। हमारी हमारा संघर्ष जो चल रहा था पंजाब में, हम तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट की मांग कर रहे थे। उसका C2 फार्मूला, जिससे किसान को फसल की लागत लागत से कुछ 1.5 गुना ज्यादा मूल्य मिले, हम तो ये बात कर रहे थे। हम तो ये कह रहे थे कि किसानों के सिर ऊपर जो कर्ज है, वो कर्ज को खत्म किया जाए। अब तो संघर्ष और चल पड़ा कि हमारा ये जो कित्ता है, ये बचेगा या नहीं बचेगा। हम तो अपने कित्ते को बचाने के लिए आज आगे आ रहे हैं। संघर्ष इस तरफ चल पड़ा है। जी विका जी, आप अपनी बात रखें। आप बता रहे थे, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। पंजाब में जो बिल आया, मैं सलाम करता हूं पंजाब के किसान साथियों के संघर्ष को, जिसमें हमारी 90 से 100 साल के बुजुर्ग भी रेल पटरियों पर सोए रहे, छोटे बच्चे भी रेल पटरियों पर सोए रहे। लेकिन हरियाणा, पंजाब या दूसरे राज्यों की राजनीति में एक कनिका जी फर्क है। चाहे वो SYL का मुद्दा हो, चाहे दूसरा मुद्दा हो, पंजाब में जो तीनों पार्टियां हैं वो किसानों के मुद्दे पर एकजुट हो जाती है, चाहे वो किसान दबाव के कारण होती हो। जबकि दूसरे राज्यों में, आप हरियाणा में देखें तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का अभी तक कोई सपोर्ट जो है वो किसान आंदोलन के लिए नहीं आया। हालांकि आंदोलन की शुरुआत भी पीपली में जो हमारे किसानों के साथ हुआ, उससे देश में यह आंदोलन फैला। जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां फायदा उठाएं, वो फायदा उठाएं, किसानों के साथ आकर वो धरनों पर बैठे। या जिस प्रकार पंजाब ने अपना कानून पास करा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी जब कानून पास करेंगे तो बाकी राज्य सरकारों पर भी दबाव पड़ेगा। लेकिन किसान किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है। हम नहीं चाहते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या कोई और प्रधानमंत्री बने। हम तो हमारे ऊपर जो एकदम जो किसान देश का पेट भर रहा था, और अपने जिस प्रकार पानू साहब ने बताया कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट, कर्जा मुक्ति, लाभकारी मूल्यों के लिए पिछले 17 सालों से देश में एक ही मांग कॉमन सभी संगठनों की होगी थी, उसके लिए बड़े आराम से लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें एकदम ये तीनों कानून कोरोना काल के दौरान किसान पर थोप दिए गए, तो किसान को अपनी आजादी के लिए छटपटाने लगा। ये एक प्रकार इसी प्रकार है जिस प्रकार आज भारत देश आजाद है और उसे एकदम कोई देश गुलाम कर ले, तो आप लोग भी जो शहर में रहने वाले या और लोग हैं वो नहीं सह पाएंगे। इसी प्रकार किसान को 70 साल में यह पता चला कि जो आजादी उनके पूर्वजों ने 1947 में अंग्रेजों से लड़कर लड़ी थी, वही गुलामी कॉर्पोरेट घरानों के रूप में मोदी ने हमारे ऊपर थोप दी है। जिसका जो गुस्सा था वो आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बहुत बड़े स्तर पर यह आंदोलन फैल चुका है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसी प्रकार हिमाचल के सेब बागवान भी इस तरफ आ रहे हैं। आप एक और कानून देखिएगा, आपने यहाँ का तो देखा ही देखा है। आज से 6 दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, केरल सरकार ने 16 जो कृषि उत्पाद है, वहां हमारी तरह गेहूं नहीं होती, वहां हमारी तरह और फसलें नहीं होती, लेकिन बनाना है, पाइनएप्पल है, 16 कृषि उत्पादों पर लाभकारी मूल्य तय करे हैं। जिस प्रकार आप देखेंगे कि केले का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 35 रुपए दर्जन, जो शायद मेरे हिसाब से भारत में कहीं नहीं है। 16 कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य तय किए गए, जिनसे नीचे खरीद को अपराध माना गया। तो इस प्रकार देश एक बदलाव की तरफ आ रहा है, और ये बदलाव भी जब हुआ जब देश के इतने सूझवान प्रधानमंत्री ने किस प्रकार के अधिकारियों से राय करके या किस प्रकार कॉर्पोरेट घरानों की कठपुतली बनकर जो देश में बिल्कुल शांतिपूर्वक जो देश बन रहा था, उसमें ऐसे कानून लाकर एक भूचाल और एक क्रांति की तरफ देश को बढ़ा दिया है। और ये जब तक वापस आएगा, मुझे तो मन की बात आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी यदि किसानों का हित चाहते तो मन की बात में उन्होंने ना तो ये बताया कि तीनों की जो कानून है वो किसानों के लिए हितकारी है। अगर वाकई हितकारी होते तो उन्हें अपनी मन की बात में परसों या 3 दिन पहले वो आए थे तो उन्हें जिक्र करना चाहिए था। ये किसान जो है कांग्रेस की बातों में फैले हुए हैं, लेकिन उनको खुद मालूम है कि देश का किसान इन तीनों कानूनों की असलियत जान चुका है। किसान जान चुका है कि यह सरकार कॉर्पोरेट के हाथों में बिक चुकी है, इसलिए वो किसान और इन कानूनों के बारे में कुछ नहीं बोले। अब भी सरकार के पास समय है इतना बड़ा, और ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र भी होगा निका जी, क्योंकि जो हमारी खेती है, जो हमारी जमीन है, हम उसे माँ का दर्जा देते हैं। और इंसान के चाहे कोई आर्थिक नुकसान हो जाए, लेकिन जब उसकी माँ की तरफ कोई उंगली करता है तो वो उंगली
इस देश का बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार आजादी के आंदोलन में हमने भारत को अपनी मां समझकर हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, इसी प्रकार ये जमीन की लड़ाई है। इसमें जो भी हमारे बीच में आएगा, चाहे वो सरकार होगी, चाहे वो कॉर्पोरेट हाउसेज होगी, किसान उसे अपनी जमीन पर पैर नहीं रखने देगा। जो पैर कॉर्पोरेट हाउसेज का किसान की जमीन पर रखा जाएगा, उस पैर को किसान काटने का काम करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और अपने अपने तरफ से जो आपके इंसाइट्स हैं, जो अनुभव हैं इस लड़ाई में जो सामने आए हैं, सामने रखें। और हम आशा करते हैं कि जो भी किसानों के हित में जो जरूरी कदम है वो सरकार समय रहते उठाए। हालांकि सरकार का हर समय यही दावा है कि ये किसान हितैषी फैसले हैं और इससे किसानों का हित। आगे देखते हैं कि किस तरह की नीतियां सामने आती हैं, और आगे जो छत्तीसगढ़ है और राजस्थान जब ये अपना स्पेशल सेशन बुलाते हैं तो किस तरह के विधेयक सामने रखते हैं, किस तरह की पॉलिसी सामने आती है जो कि इन 3 कृषि कानून के असर को थोड़ा नलीफाई करे, निष्क्रिय करे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो हिंद किसान में इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जो टॉप न्यूज है इन कृषि कानून से जुड़ी, और इसके अलावा खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट www.hindkisan.com पर, और इसके अलावा हमारे ट्विटर पेज पर, फेसबुक और यूट्यूब पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।